Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज कंटिन्यू करने जा रही हूँ साइकोलॉजी क्लास 12th की। देखो आज जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको MCQ सीरीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने मोर देन 30 क्वेश्चंस लिए हैं। देखो ये जो MCQs है ये आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इस चैप्टर में से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इंक्लूडेड है आपके टर्म 1 एग्जाम में। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी MCQ मिस ना हो। चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के MCQs भी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। होपफुली आपने वो MCQs देख लिए होंगे। देखो जो MCQs मैं आपको अपलोड कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के MCQs आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपका टर्म 1 बोर्ड का एग्जाम है, CBSE का एग्जाम है, उसमें इसी तरह के MCQs आएंगे। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो लेट्स बिगिन विद MCQ सीरीज ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राम में परसीव हिमसेल्फ as being good in language but weak in maths. It is an example of self-esteem, self-efficacy, self-concept और personality. देखो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को परसीव करते हैं तो वो होता है सेल्फ कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि राम अपनी स्ट्रेंथ को परसीव कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो गुड है लैंग्वेज में, यानी वो लैंग्वेज में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर वीकनेस क्या है कि मैथ्स में वो अच्छा नहीं है, मैथ्स में वो वीक है। तो वो अपने एट्रीब्यूट्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट्स को परसीव कर रहा है। इसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Nitin is confident that he can complete his task effectively and achieve his desired goal. This is an example of self-efficacy, self-esteem, self-regulation और personality. देखो सेल्फ एफिकेसी में क्या होता है कि इंसान को अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, उसकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, वो लाइफ के आउटकम को खुद ही कंट्रोल करने में विश्वास रखता है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। जब पर्सन को अपनी एबिलिटीज पर भरोसा होता है, यहाँ पर नितिन कॉन्फिडेंट है, नितिन को भरोसा है, नितिन को विश्वास है कि वो इस टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर देगा और जो भी उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसे वो अचीव कर लेगा। तो ये एग्जाम्पल है सेल्फ एफिकेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रितिका's मदर टेक्स ऑल डिसीजन फॉर हर, इट विल रिजल्ट इन हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एफिकेसी और लो सेल्फ एफिकेसी। देखो रितिका की मदर सारे डिसीजन उसके लिए लेती है, यानी रितिका को जब मदर के डिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, असिस्टेंस नहीं होती है, तब भी उसकी मदर उसके बारे में जो डिसीजन लेने होते हैं वो लेती है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि रितिका की सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। देखो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अननेसेसरी बच्चों के मामलों में इंटरवीन करते हैं, वो अननेसेसरी बच्चों के डिसीजन लेते हैं, तो उन बच्चों की हमेशा लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन? रितिका की मदर सारे रितिका के डिसीजन लेती है तो रितिका की सेल्फ एस्टीम लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन कल्चर we have custom of keeping fast or roza, which can be example of self efficacy, self regulation, self concept or self esteem.
देखो, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें हमारी कस्टम क्या है कि हम फास्ट रखते हैं। फास्ट का मतलब होता है व्रत। और जो मुस्लिम है वो रोजा रखते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सेल्फ रेगुलेशन का। देखो, सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है, हमारे अंदर विल पावर होती है, हमारी सेल्फ मॉनिटरिंग होती है। जब भी हम फास्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा अपना सेल्फ कंट्रोल होता है कि हमें खाना नहीं खाना। देखो, यहाँ पर हमें कोई फोर्स नहीं करता है कि आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपनी विल पावर से, हम अपने सेल्फ कंट्रोल से व्रत रखते हैं और हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना सीख जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल होगा सेल्फ रेगुलेशन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टेक्निक्स ऑफ डैश आर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रेनफोर्समेंट। देखो, किस चीज के अंदर ये तीनों टेक्निक आती है? आपके कौन कौन से ऑप्शंस है? सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेगुलेशन। देखो, जो ये 3 टेक्निक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन और सेल्फ रेनफोर्समेंट, इनका मतलब क्या हुआ? सेल्फ ऑब्जर्वेशन में पर्सन अपने बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्वर होता है अपने बिहेवियर का। अगर उससे कोई गलती होती है तो वो अपने बिहेवियर को खुद मॉडिफाई कर सकता है। दूसरी टेक्निक है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि वो खुद को इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे सपोज आप कहते हैं कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, जब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है ना मैं टीवी देखूंगा ना मैं खेलूंगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और तीसरा होता है सेल्फ रेनफोर्समेंट। इसमें आप अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं। अगर आपके फुल मार्क्स अचीव हो जाते हैं टेस्ट में तो आप अपने बिहेवियर को रेनफोर्स करते हैं पॉजिटिवली। आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में भी मैं फुल मार्क्स स्कोर करूंगा। तो ये होता है सेल्फ रेनफोर्समेंट। तो समझ आया? ये तीनों टेक्निक किसमें होती हैं? ये तीनों टेक्निक होती है सेल्फ रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड ऑल पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रावर्ट। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? कार्ल यूंग, ऑलपोर्ट, एरिक्सन और फ्रॉइड। तो देखो, किसने पर्सनालिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट? तो इसका आंसर है कार्ल यूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोहन इज फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, ही इज रिलैक्स, चीयरफुल एंड सोशिएबल। विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी डज ही possess? एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और नन ऑफ द अबव। देखो, सोहन गोल मटोल है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, उसका नेचर चीयरफुल है और वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये एग्जाम्पल है एंडोमॉर्फिक का। देखो, जो लोग एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली बिल्ट होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसके बाद जो मेसोमॉर्फिक होते हैं वो पतले दुबले होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन जो लोग एंडोमॉर्फिक होते हैं वो गोल मटोल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, राउंड होते हैं, उनका नेचर बहुत रिलैक्स्ड होता है, चीयरफुल होता है और वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस आप समझना। मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू के आंसर ही नहीं बता रही हूँ, उनके मैं आपको मीनिंग भी समझा रही हूँ, जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके भी मतलब समझा रही हूँ। इसलिए सारे क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेना ताकि आपको अच्छे मार्क्स अचीव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शंस आर इद, ईगो, सुपर ईगो एंड ऑल। देखो, इसका आंसर होगा इद। जो इद होती है ये हमेशा प्लेजर के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ये हमेशा डिमांडिंग होती है, अनरियलिस्टिक होती है। ये कभी भी मोरल वैल्यूज की केयर नहीं करती, ना ही इद सोसाइटी की केयर करती है और ना ही इद रियलिटी की केयर करती है। देखो, जो ईगो है ये रियलिटी की केयर करती है,
और जो सुपर ईगो है ये हमेशा मोरल वैल्यूज की केयर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईद हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और जो सुपर ईगो है वो हमेशा मोरल वैल्यूज और सोसाइटी पर वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज who relates personality to body fluids like blood, black bile and yellow bile? Options are Ayurveda, Hippocrates, Selden और Friedman। देखो इसका आंसर होगा हिपोक्रेट्स, क्योंकि हिपोक्रेट्स ने बॉडी फ्लूइड को डोमिनेटिंग नेचर का बोला है। उन्होंने कहा कि ये हमारे बॉडी को डोमिनेट करते हैं। इन्हीं के बेस पर पर्सनालिटी और ट्रेट को डिफाइन किया जाता है कि पर्सन चीयरफुल है, पर्सन लेथार्जिक है, पर्सन इरिटेबल है या फिर वो डिप्रेस्ड है। तो हिपोक्रेट्स ने बॉडी फ्लूइड्स को रिलेट किया है पर्सनालिटी से। Clear? Next question is which guna characterizes anger, depression, laziness and feeling of helplessness? Options are rajas guna, tamas guna, sattva guna और all। तो देखो इसका आंसर होगा तमस गुना। जो लोग तमस गुना से रिलेटेड होते हैं उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो डिप्रेस्ड होते हैं, उनके अंदर लेजीनेस भरी होती है और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होती है। जो लोग सत्व गुना से रिलेटेड होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रुथफुलनेस से रिलेटेड होते हैं, वो ड्यूटीफुल नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्लीनलीनेस होती है उनके अंदर और उनके अंदर डिटैचमेंट होता है वर्ल्ड से। जो लोग रजस गुना से रिलेटेड होते हैं उनका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड होता है, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, वो एनवी नेचर के होते हैं, एक दूसरे से वो जलन रखते हैं, अपने मन में ईर्ष्यालु होते हैं और हमेशा वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो समझ आया आपको? जो रजस गुना से रिलेटेड होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड के होते हैं। जो तमस गुना से होते हैं वो एंगर नेचर के होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, लेजीनेस से भरे होते हैं। और जो सत्व गुना से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर ट्रुथफुलनेस होती है, ड्यूटीफुलनेस होती है, क्लीनलीनेस होती है और वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड टेट? टेट की फुल फॉर्म है थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो देखो इसके ऑप्शन है हरमन रोशा, फ्राइडमैन, मॉर्गन एंड मुर्रे या फिर शेल्डन। तो इसका आंसर है मॉर्गन एंड मुर्रे। देखो किसने कौन सा टेस्ट डेवलप किया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत प्रोबेबल है पूछे जाने। तो आप बहुत अच्छे से ये टर्म क्लियर करके जाना कि किसने कौन सा टेस्ट डेवलप किया था। जैसे टेट डेवलप किया था मॉर्गन एंड मुर्रे ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ritika is very cooperative, unassertive and patient. She usually suppresses her negative emotions and shows compliance to authority. Which type of personality does she possess? Type A, Type B, Type C और Type D? तो इसका आंसर होगा Type C। देखो जो टाइप सी के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, बहुत अनअसर्टिव होते हैं, यानी उनको आप कोई भी बात बोलोगे तो वो मान जाएंगे। बहुत पेशेंट होते हैं, उनके अंदर फुल ऑफ पेशेंस होता है और जो भी उनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमेशा उसे सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, यानी अपनी नेगेटिव फीलिंग को वो दिखाते नहीं हैं और वो हमेशा अपनी अथॉरिटी के साथ रिस्पेक्टफुल नेचर दिखाते हैं, कंप्लायंस दिखाते हैं, यानी अथॉरिटी के व्यूज को वो हमेशा एग्री करते हैं। तो ये होती है पर्सनालिटी सी। मैं आपको इन तीनों पर्सनालिटी के बारे में भी बता देती हूँ। देखो जो ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, हमेशा वो जल्दी में रहते हैं, ओवरबर्डन वो फील करते हैं।
और जो टाइप बी पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अपोजिट है टाइप ए पर्सनालिटी की। और जो टाइप डी पर्सनालिटी है ये लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं। तो समझ आया आपको इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा टाइप सी पर्सनालिटी रितिका की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और अनअसर्टिव नेचर की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash refers to any characteristic in which one individual differs from another in a relatively permanent and consistent way. Options are type approach, trait approach, humanistic approach और none. तो इसका आंसर होगा trait approach. देखो, ट्रेट अप्रोच ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हर इंडिविजुअल एक दूसरे से वेरी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक। हर पर्सन एक दूसरे से वेरी करता है पर्सनालिटी में, ट्रेट में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो, दो लोग एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। एक पर्सन मोर शाई होगा तो दूसरा लेस शाई होगा, एक पर्सन मोर फ्रेंडली होगा तो दूसरा लेस फ्रेंडली। तो ट्रेट अप्रोच में यही होता है कि जो पर्सन की क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे में वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस pleasure is obtained through mouth. Options are oral stage, phallic stage, genital stage और anal stage. तो इसका आंसर होगा oral stage. देखो, ओरल स्टेज में क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो फोकस्ड होता है माउथ पर, क्योंकि वो माउथ से ही प्लेजर को ऑब्टेन करता है। वो थम सकिंग करता है, बेबलिंग करता है, बाइटिंग करता है और वो प्लेजर को ऑब्टेन करता है। तो ओरल स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें प्लेजर मिलता है माउथ से। क्लियर? देखो, ये जो स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। पूरा वीडियो लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से बच्चा कौन से स्टेज में कैसे प्लेजर फील करता है, और अगर वो किसी स्टेज पर प्लेजर ऑब्टेन नहीं कर पाता है तो वहां पर फिक्सेशन हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash involves a son's love towards mother and hostility for the father. तो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, नन और बोथ। तो देखो, इसका आंसर होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बेटा होता है उसका मदर के प्रति तो लव होता है, लेकिन फादर के लिए वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट जेंडर वाले पेरेंट्स होते हैं, बच्चे उनके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो सन्स लव फॉर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। देखो, क्या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, क्या ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको सारे टॉपिक डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम इलेक्ट्रा क्यों पड़ा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम ऑडिपस क्यों पड़ा। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो लेक्चर में, तो आप उन वीडियोस को देख जरूर लेना, ताकि आप अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करके एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स अचीव होंगे। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सन्स लव टुवर्ड्स मदर होता है और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर स्टेबल एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। ऑप्शंस आर सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट। तो इसका आंसर होगा सोर्स ट्रेट। देखो, जो सोर्स ट्रेट होती हैं, इन्हें हम प्राइमरी ट्रेट भी बुलाते हैं। ये 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट होती हैं, 16 प्राइमरी ट्रेट होती हैं जो स्टेबल होती हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक कंसिडर की जाती है पर्सनालिटी की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजत इज एंग्शियस, मूडी, टची एंड रेस्टलेस।
and loses control quickly. He is dash. Introvert, neurotic, extrovert या emotionally stable. देखो जो रजत है वो बहुत ज्यादा एंग्शियस रहता है, वो मूडी है, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी एकदम गुस्सा हो जाएगा, बहुत टची है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैन रहता है वो, और बहुत जल्दी वो कंट्रोल लूज कर देता है, यानी बहुत जल्दी वो हॉस्टाइल हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है न्यूरोटिक का। जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो बहुत काम होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वाइट होते हैं, रिलायबल होते हैं और इवन टेम्पर्ड होते हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा शाई होते हैं, क्वाइट होते हैं, पैसिव होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सोशिएबल होते हैं। लेकिन जो लोग न्यूरोटिक होते हैं वो बहुत एंग्शियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची होते हैं और बहुत जल्दी वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। तो जो रजत है वो है न्यूरोटिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 PF। PF का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मुर्रे, कैटल, हाथवे और आइजेंक। तो इसका आंसर होगा कैटल। कैटल ने दिया है 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वॉल्व्स डॉटर्स लव फॉर हर फादर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मदर। ऑप्शंस आर ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नन और बोथ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डॉटर्स लव फॉर हर फादर। जो डॉटर है वो अपने अपोजिट जेंडर वाले पेरेंट्स से तो लव करती है और सेम जेंडर वाले पेरेंट्स से वो हॉस्टिलिटी शो करती है। तो ये होगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि डॉटर का फादर के लिए तो लव एक्सप्रेशन है, लेकिन मदर के लिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, हॉस्टाइल है। तो ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में सन्स लव फॉर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर था, तो वो था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जब डॉटर्स लव फॉर फादर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मदर होता है तो वो होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिल्ड्रन विद हाई डैश सेल्फ एस्टीम इज मोर लाइक्ड बाय देयर पीयर। ऑप्शंस आर सोशल, एकेडमिक, एथलेटिक और फिजिकल। तो चिल्ड्रन विद हाई सोशल सेल्फ एस्टीम इज मोर लाइक्ड बाय देयर पीयर्स। देखो जिन बच्चों की सोशल सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है उनको उनके पीयर ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग बहुत सोशिएबल होते हैं उनके पीयर ग्रुप उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा सोशल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋतिक डिड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज। He told his friends that he never really wanted it. He is using defense mechanism called projection, rationalization, repression और denial. देखो इसका आंसर होगा रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन में यही होता है कि जो भी हमारा अनरीजनेबल बिहेवियर होता है, अनरीजनेबल फीलिंग होती है, उसे हम रीजनेबल दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ऋतिक है उसे जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे तो इस कॉलेज में कभी एडमिशन चाहिए ही नहीं था। तो यहाँ पर जो वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है वो है रैशनलाइजेशन। क्लियर? रैशनलाइजेशन में यही होता है कि हम अपनी बात को रखने के लिए अनरीजनेबल चीज को भी रीजनेबल बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्केल इज यूजफुल इन मेजरिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्कीजोफ्रेनिया, मैनिया एंड सोशल इंटरवेंशन। टेट, MMPI, 16 PF और EPQ। तो इसका आंसर होगा MMPI। MMPI की फुल फॉर्म होती है मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस,
vocational exploration and occupational testing. Options are MMPI, 16PF, EPQ और TET. तो इसका आंसर होगा 16PF. Clear? Next question is, Sudha likes mangoes and she prefers ethnic clothes. This is her dash trait. Cardinal, secondary, central और none of the above. तो इसका आंसर होगा secondary trait. Sudha likes mangoes and she prefers ethnic clothes. This is her secondary trait. Next question is, dash can be associated with humanistic approach. Humanistic approach से कौन related है, कौन associated है? Options are Eysenck, Alport, Maslow और Cattell. तो आपका आंसर होगा अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय अनकॉन्शियस? प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, डिनायल और ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा रिप्रेशन. देखो, रिप्रेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स होती हैं उन्हें हम टोटली डिसमिस कर देते हैं, हम अपने अनकॉन्शियस में उन्हें सप्रेस कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू रियलाइज द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स and experiences attraction to opposite sex parents? Latency stage, anal stage, genital stage और phallic stage. कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा डिफरेंस समझने लग जाता है मेल और फीमेल के बारे में और वो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स पेरेंट? यानी जो गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर के लिए अट्रैक्टेड होती है और जो बॉय चाइल्ड होता है वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्टेड होता है. तो ये स्टेज होती है फेलिक स्टेज. फेलिक स्टेज में ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आते हैं. तो ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिया exhibits strong aggressive tendency but often complains of other people acting in an excessively aggressive way. Identify defense mechanism. Denial, rationalization, repression और projection. इसका आंसर होगा प्रोजेक्शन. देखो, प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी अपनी टेंडेंसी होती है वैसी ही टेंडेंसी हम दूसरों को प्रोजेक्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पर रिया क्या एग्जिबिट कर रही है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर की है, लेकिन वो दूसरों के लिए ये कंप्लेन कर रही है कि वो उसके साथ एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं. तो प्रोजेक्शन में यही होता है कि जैसा हमारा अपना बिहेवियर होता है, अपनी खुद की टेंडेंसी होती है, वैसी ही टेंडेंसी हम दूसरे को भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, वैसा ही हम दूसरे को भी समझते हैं जैसे हम खुद होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rahul lacks patience, exhibits high motivation, feels burdened with work and always seems to be in hurry. He is prone to ailment like depression, cancer, coronary heart disease और none. इसका आंसर होगा coronary heart disease. देखो, जो राहुल है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और वो हाईली मोटिवेटेड है. वो हमेशा महसूस करता है कि वो ओवरबर्डन्ड है और हमेशा वो जल्दी में दिखाई देता है. तो इस तरह के लोग टाइप ए पर्सनालिटी में आते हैं. ये लोग हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम के शिकार होते हैं. इन लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज की एलिमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Freud believed that if a child's need at one of the psychosexual stages are unsatisfied, dash would take place. Repression, fixation, pleasure और identification. तो इसका आंसर होगा fixation. देखो, जब एक बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाता है तो वो सक्सेसफुली अगर उसे पास कर लेता है
तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज वो बच्चा अर्लियर स्टेज पर ही अरेस्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिक्सेशन। तो फ्रॉइड का यही बिलीफ था कि अगर चाइल्ड किसी भी स्टेज पर अनसेटिस्फाइड रह जाता है तो उसे फिक्सेशन हो जाता है, क्योंकि वो अर्लियर स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है। तो हर स्टेज पर बच्चे को एक प्रॉपर प्लेजर मिलना चाहिए, उसे ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, तभी उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। क्लियर? होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये मेरा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।